बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर वेल। जिस तरह से हमने फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री को स्टार्ट किया था, फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हमने एक फ़र्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, उसमें हमने एम्पिरिकल फार्मूला को देख लिया था, मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह से निकालते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला को निकालने के डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला के क्या स्टेप्स थे वो सब देख लिए, और प्रैक्टिस कुछ एमसीक्यूज़ भी करवाए थे, एमसीक्यूज़ लाइक। ठीक है, और आपको होमवर्क भी दिया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने वो लेक्चर देख लिया होगा और साथ में आपने होमवर्क भी कर लिया होगा। ठीक है, जब भी आप लेक्चर देखें, भले लेक्चर जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही बार बार लेक्चर को प्ले करके देखें, ठीक है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट उसी वक्त क्लियर करें। जो भी आपकी क्यूरीज है साइड में एक बॉक्स बना ले उसी टॉपिक, ये मैं आपको बता रही हूँ। जो आप नोट्स बनाते हैं ना, जैसे अभी भी आपके पास नोट बुक और पेन होगा, तो जो भी आपको उस चीज़ में कोई इश्यू लग रहा है तो आप साथ साथ क्यूरीज नोट डाउन करके एक साइड में रफ़ कॉलम बना लें जिसमें आप जो है अपनी क्यूरीज डाल दें। ठीक है, और इस तरह से जो है जब भी आप वो टॉपिक पढ़ेंगे तो वो क्यूरीज आप देखेंगे और कहेंगे कि ये जो है पहली मतलब ये क्यूरीज थी जो उस वक्त जो है मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गई। तो इस तरह से ना अपने एक प्रॉपर नोट्स बनाएं। ये जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आपको, आप इस पर डिपेंडेंट नहीं रहे, तो जस्ट मैं आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही हूँ। बाकी जो आप एक तो ये खुद नोट करेंगे, ठीक है, जो मैं आपको प्रोवाइड करी हूँ, उसके बाद जब आप ये मैंने आपसे कहा है कि जब मेरा लेक्चर देखें उसके बाद एक दफ़ा बुक को खोल लिया करें। जब आप बुक को खोलेंगे, उसको रीड आउट करेंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको बुक रीडिंग करवा रही हूँ, क्योंकि मैं इस तरह से समझा रही हूँ कि आपको बुक रीडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, भले आप किसी भी प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, XYZ पाकिस्तान के तमाम प्रोविंस के बच्चों के लिए है लेक्चर। ठीक है, भले आप लोग अगर किसी प्रोविंस के बच्चे को यकीन नहीं आया तो वो एक लेक्चर देखें, जैसे कि अभी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर देख लिया उसने, ठीक है, उसके बाद अपनी बुक खोली और उसको लग रहा है कि भाई बिल्कुल सेम चीज़ें, तभी शायद उसे यकीन आ सके। ठीक है, तो मेरे पास बहुत से मैसेजेस आते हैं कि मैम ये कौन सी प्रोविंस के लिए, इट्स ऑल दिस लेक्चर्स फॉर ऑल प्रोविंस, फॉर ऑल पाकिस्तान प्रोविंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, क्योंकि मैं बहुत आप लोगों को ये बातें 100 दफ़ा बता चुकी हूँ, फिर भी अगर आप लोगों को यकीन नहीं है ना, इसके बाद फिर तो कुछ नहीं हो सकता। स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारे टॉपिक्स है ना, वो पता है कौन कौन से हैं, आपको शो तो हो रहे होंगे। हम कॉन्सेप्ट ऑफ मोल पढ़ेंगे कि यार मोल क्या है, व्हाट इज़ मोल, कॉन्सेप्ट क्या है मोल का। बचपन से मतलब फर्स्ट ईयर से आप लोग को रटी रटाई डेफिनेशन पकड़वा देते हैं कोचिंग वाले। आज हम बेसिकली पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ मोल, आखिर ये मोल है क्या। क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर की बेस पे अपने MD-CAT को क्लियर करने चले हैं ना, तो फिर आप नाकाम रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो आपने रट्टा लगा लिया, ठीक है, आपने लाइन रट ली और आपने थ्योरी एग्जाम में लिख के आ गए, आपको अच्छे नंबर मिले, A1 बन गया आपको, वहाँ पे तो बन जाता है, लेकिन यहाँ MD-CAT में फिर आप लोग फंस जाते हैं। तो इस वजह से हम कॉन्सेप्ट ऑफ मोल को देखेंगे। जब आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ मोल समझ आ जाएगा ना, तो इसकी जो MCQs होंगे ना, वो आपके फिंगर टिप्स पे होंगे। बच्चों को क्यों ये चैप्टर मुश्किल लगता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ये मोस्टली अकेडमीज़ वाले रटवाते हैं और MD-CAT में आके वो फंस जाते हैं बच्चे, जो रटी रटाई डेफिनेशन उन्होंने जो की होती है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए ना, तो ये MCQs आपके लिए कुछ भी नहीं है। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा यही टारगेट है, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ मोलर मास बहुत इजी होगा अगर आपने मोल समझ लिया, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, कि यार नंबर ऑफ मोल्स को किस तरह से डिटरमाइन किया जा सकता है, ठीक है। मोलर वॉल्यूम क्या होता है, सिंपल। फिर मैं आपको जो है ना बिल्कुल सिंपल MCQs करवाऊंगी, एज अ सैम्पल करवाऊंगी, ठीक है। तो सैम्पल MCQs देखेंगे, उसके बाद स्टैच्यूमेट्री देखेंगे, व्हाट इज स्टैच्यूमेट्री। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ मोल, ठीक है। तो व्हाट इज मोल, द मोल, फौरन आप लोगों ने तो रटी होगी, फौरन आप लोग बोलना स्टार्ट करेंगे, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड मोल। यही बोलेंगे ना, बहुत से बच्चे ये वाली डेफिनेशन कहेंगे कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें क्या हो, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल हो, वो मोल है। और बहुत से बच्चे जो है ये वाली डेफिनेशन बोलेंगे कि द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोवलेंट कंपाउंड हो गया, फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड हो गया, ठीक है। उसको अगर हम किस में रिप्रेजेंट करें, आयनिक स्पीशीज को, और मोल, वो हमारा मोल है, ठीक है। यही बोलेंगे ना आप,
सेम कुछ बच्चे ये बोलेंगे किसी प्रोविंस में ये वाली डेफिनेशन है तो किसी प्रोविंस की बुक में ये वाली डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन अगर जो मैं आपको बताऊं जो यहाँ पे जो समझने की बात है ना वो ये वाली डेफिनेशन मैं दोनों समझाऊंगी, लेकिन ये वाली मस्ट है। सो मैं अपने उस पर आती हूँ, ठीक है। सो देखिए मोल बेसिकली क्या है, व्हाट इज़ मोल, क्या समझ आता है मोल से। बेसिकली मोल जो है ना ये क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को बताती है, किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी बताती है। तो आपने फ़ौरन अपनी नोटबुक में लिख लेना है कि मोल जो है क्या बताती है, ये हमें क्वांटिटी बताती है। क्वांटिटी बताती है किसकी, सब्सटेंस की, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस बताती है हमें मोल, ठीक है। तो ये बात आपने लिख ली कि मोल बेसिकली क्या बताती है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। अब उस क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस में बेसिकली क्या बताती है, तो उस क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस में बेसिकली वो पार्टिकल्स बताती है कि जैसे कि पार्टिकल्स बताती है। वो पार्टिकल्स या तो एटम्स हो सकते हैं, या तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या तो फार्मूला यूनिट हो सकते हैं, ठीक है। समझ आ रही है। अगर कोई कोवेलेंट कंपाउंड है तो उसमें मॉलिक्यूल्स को बताएगी, अगर कोई एटॉमिक मास है तो उसमें अगर कोई एलिमेंट है तो उसमें एटम्स को बताएगी, अगर कोई आयोनिक कंपाउंड है तो उसमें फार्मूला यूनिट को बताएगी, ठीक है। ये वाली डेफिनेशन कवर हो गई कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, फार्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक मास ऑफ एन आयोनिक स्पीशीज कॉल्ड मोल, ठीक है। तो देखें इसी डेफिनेशन मैंने आपको ये वाली भी कवर करवा दी। मैंने आपको एक एक चीज़ की डेफिनेशन बताई। सबसे पहले मैंने आपको मोल क्या बताता है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस बताता है। अब क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस में क्या बताता है, ये बताता है कि भाई उस सब्सटेंस में जो है कितने पार्टिकल्स हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और वो पार्टिकल्स कितने होते हैं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल जो कि फिक्स होते हैं 6.02 x.23, जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी। x.23 तो बहुत बड़ी, इसके साथ आप 6 को भी मल्टीप्लाई कर दे तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है। मतलब इतने पार्टिकल होते हैं एक मोल में, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। हो गया। इसको हम डिनोटेड कर सकते हैं एन से, स्मॉल एन से, ठीक है। और इसको हम मोल भी लिख सकते हैं, मतलब इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद आती हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल्स। अब जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया, अब अगर मैं आपको इस एग्जाम्पल से समझाऊंगी ना तो आपके थोड़ा पल्ले और ज़्यादा पड़ जाएगा, ठीक है। वैसे मैंने समझाया है ऊपर, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मोल बताती है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, और मैंने बताया कि सब्सटेंस में क्या बताएगी, पार्टिकल्स बताएगी, क्या उस सब्सटेंस में कितने पार्टिकल है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि वन मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.602 x.23, ठीक है, यही बताया ना। तो 2 मोल्स में कितने होंगे, उस पार्टिकल्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं यहाँ पे रफ में आपको बताऊँ, मैंने कहा कि मैंने कहा कि मोल बताता है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, फिर मैंने क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस में होते हैं कितने पार्टिकल, 6.602 x.23, इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर आप 2 मोल्स के लिए बात करेंगे तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 2 मोल के पार्टिकल निकल जाएंगे। इस तरह से 3 मोल के करेंगे तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से अगर आपसे कहे कितने मोल्स दिए गए हैं, उसके कितने पार्टिकल, आपसे कहे कि 1 मोल के पार्टिकल कितने होंगे, आपने सिंपल ये वाला टिक करना है एमसीक्यू, 6.02 x.23, ठीक है, 6.6, ठीक है, 6.02 x.23 एटम्स हो गया। और अगर 2 मोल के लिए करें फिर आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, डबल करना है। अगर 3 के तो आपने ट्रिपल करना है उस नंबर ऑफ पार्टिकल का, जो कि कितना है, 6.602 x.23। अब अगर मैं आपको बाकायदा एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, जैसे कि अगर वो आपसे पूछे कि 1 मोल ऑफ कार्बन में बताएं कितने एटम्स होंगे। 1 मोल ऑफ कार्बन मतलब कार्बन में क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पूछ रहे हैं। तो एक तो आपने याद रखना है कि जो भी कार्बन का एटॉमिक मास होगा ना, जैसे कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास आप लिखेंगे 12 AMU, यही लिखेंगे ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि कार्बन को मोल में लिखो तो आपने क्या करना है, सिर्फ 12 ग्राम लिख देना है। मतलब इसका जो मास होगा ना वो AMU में नहीं होगा। जब भी मैं मोल की बात करूँगी, जब भी मैं कहूँगी कि मोल आप कार्बन, अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 ग्राम ऑफ एटम, इस मोल को ना हम ग्राम एटम भी कहते हैं, ये बात याद रख लीजिएगा। या तो मैं आपको बोलूँगी कि ग्राम एटम बताएं तो आप समझ जाइएगा कि मैम किसके बारे में बात कर रही है। देखिए मोल और ग्राम एटम जो है ये एक ही बात है। ग्राम एटम, मोल एंड ग्राम एटम इज द सेम थिंग। अगर आपसे कहा जाए कि ग्राम एटम क्या है, फौरन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ग्राम एटम इज ऑल्सो कॉल्ड मोल, या मोल इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राम एटम, सेम थिंग्स है, ठीक है, बार बार मुझे बताना ना पड़े। अच्छा, तो मैं क्या बताई थी कि अगर वो पूछे, अगर कार्बन का
एटॉमिक मास पूछे तो आपने AMU बताना है। अगर वो पूछे कि कार्बन 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन बताएं, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम मतलब क्या, मोल के बारे में पूछ रहे, तो आपने बस इस एटॉमिक मास को ग्राम की शक्ल में लिख देना है, कहना है कि 12 ग्राम, तो ये आपका 1 ग्राम एटम आ गया कार्बन का। ठीक है, सो इसी तरह से अब आपने बाकी देखना है कि अगर वो 1 मोल ऑफ कार्बन पूछ रहे हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन आपने 12 ग्राम लिख देना है, मतलब जो मास है ना उसके साथ AMU को हटा के ग्राम लिख देना है। तो जब भी ग्राम आता है तो हम समझ जाते हैं कि ये मोलर मास है, मतलब 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन है। ठीक है, अब उसमें पार्टिकल कितने, 6.602 × 10⁻23 एटम्स, क्योंकि ये एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है, तो इसमें एटम्स की बात की जाएगी। ठीक है, इस तरह से मैंने कहा कि एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, और ये डिपेंड करता है एटम्स पे कि अगर आपके पास एलिमेंट है तो हम एटम की बात करेंगे कि इतने 6.602 × 10⁻23 एटम्स है। अगर वो आपको कोई कोवेलेंट कंपाउंड दे देता है फिर आपने कहना है कि 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। अगर वो कोई आपको आयोनिक कंपाउंड दे देता है फिर आपने क्या कहना है कि 6.02 फार्मूला यूनिट है। इस तरह से आपने जो है ना अपनी वर्डिंग पे गौर व फिक्र करना है। अब देखिए, पहला तो आपको समझ आ गया यार कार्बन एक एलिमेंट है, तो हमने ये वैल्यू तो सेम रहेगी लेकिन हमने एटम्स ऑफ कार्बन लिखना है। अब दूसरा देखिए, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम पूछ रहे हैं, तो अब आपको पता है कि मैग्नीशियम का मैग्नीशियम का जो है वो, अगर मैं थोड़ा सा इसको रेस करूँ, अब आपको पता है कि मैग्नीशियम का जो है एटॉमिक मास क्या है, 24 AMU था ना। अब वो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम पूछ रहे तो आपने जस्ट 24 ग्राम कर देना है, कर दिया, 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ मैग्नीशियम आ गया। अब ये 1 मोल, अब ये 1 मोल है, मतलब कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है, इस तरह से मैग्नीशियम का 24 है, तो इसका मतलब ये 1 मोल हुआ, 1 मोल है ना, क्योंकि एक एलिमेंट की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके अंदर कितने एटम्स होंगे, मतलब कितने पार्टिकल्स होंगे, हमने कहा कि 1 मोल के अंदर 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, तो उस पार्टिकल्स की जगह हम क्या लिखेंगे, ये एक एलिमेंट की बात हो रही है, कोई एटम कह ले, तो हम यहाँ पे एटम ऑफ मैग्नीशियम लिखेंगे कि भाई मैग्नीशियम के एटम्स। ठीक है, अच्छा इसी तरह से नेक्स्ट चले, सॉरी यार ये पता नहीं क्या कर दिया मैंने। अच्छा अब नेक्स्ट चले, ये 2 एग्जाम्पल हो गई, आई होप कि आपको समझ आ रही हो चीज़ें। देखिए मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, इसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना तो मैं नहीं कुछ कर सकती। सॉरी यार, ये फिर से ये जो है ना, सॉरी वो नोटिफिकेशन वगैरह जो है ना मैसेजेस में आते हैं स्टूडेंट्स के, एक बात तो समझ नहीं आती आप लोग को, फिर बार बार मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि आप लोग के मैसेजेस को मैं इग्नोर करूँ, तो मुझे रिप्लाई करना पड़ता है, और वो मैं इतने मैसेजेस होते हैं कि सबको रिप्लाई करते करते 1-2 घंटे निकल जाते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता। फिर मैं कहती हूँ अब लेक्चर कैसे बनाऊँ, पूरा टाइम तो मैसेजेस ने ले लिया। तो काइंडली देखिए, ग्रुप पे हर वक्त कोई ऐसा दिन नहीं होता कि ग्रुप पे कोई अपडेट ना मिले आपको, कम्युनिटी पे कोई अपडेट ना मिले, तो काइंडली कम्युनिटी को जाके ज्वाइन कर लेना आप लोग। ठीक है, अच्छा तो हमने ये 2 एग्जाम्पल देख ली ना, 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, अब हम देखते हैं 1 मोल ऑफ वाटर। अब देखिए वाटर है, H2O है, मीन ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है, तो हम क्या बोलेंगे कि 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बोलेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जिस तरह से हमने ऊपर देखा था कि पार्टिकल्स में एटम्स भी आते हैं, जिस तरह से हमने ये दोनों देख लिए थे, इस तरह से मॉलिक्यूल में हम ये देख रहे हैं कि भाई मॉलिक्यूल किसकी शक्ल में, कोवेलेंट कंपाउंड जब भी आएगा तो उसको हम मॉलिक्यूल लिखेंगे कि 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए 1 मोल ऑफ वाटर, आपको पता है कि वाटर का क्या है, आप जब वाटर का निकालेंगे तो 2 + 16 क्या हो जाएगा, 18, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब यहाँ पे 18 AMU आप नहीं लिखेंगे, जब मोल की बात की जाएगी तो आपने जस्ट ग्राम लिख दिया, बाकी सेम है। ठीक है, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एटम नहीं लिखेंगे क्योंकि एक कोवेलेंट कंपाउंड है जिसमें हम मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको 0 से लेके चल रही हूँ ताकि कहीं आप आगे गलती ना कर दें, क्योंकि कोचिंग वाले आपको इस तरह समझाते नहीं है, अकेडमीज वाले, फिर वो डायरेक्ट जब आपसे सवाल करते हैं फिर आप लोग फंस जाते हैं। तो काइंडली ज़रा होशो हवास से जो मैं बोल रही हूँ ना उसको ज़रा सुन ले और फ़ौरन नोट डाउन कर ले, क्योंकि बार बार मैं बोलती हूँ मेरा मतलब मुझसे फिर बिल्कुल घर में मेरी आवाज़ ख़राब रहती है, सब कहते हैं इतना समझाती है बच्चों को कि इसका गला बैठ जाता है। ठीक है, अब देखिए मैं अब आपको दूसरी एग्जांपल दे रही हूँ, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब ये सोडियम क्लोराइड में देखा था ना, आयोनिक कंपाउंड की जब भी बात होगी तो यहाँ पे फार्मूला यूनिट होगा, ऊपर मैंने बताया था ना, एटम, मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट। ठीक है,
अच्छा, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल में ये 3 चीज़ें आते हैं। एटम हमने देख लिया, मॉलिक्यूल देख लिया, अब आखिर आयोनिक कंपाउंड देखा हमने सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड को जब आप करेंगे, ठीक है, इसका निकालेंगे तो 58.5 AMU आएगा। जब ग्राम में आपको जब आपसे कहा जाए कि 1 मोल, तो बस आपने उसको ग्राम में मेंशन कर देना है, मतलब 58.5 ग्राम लिख देना है, ठीक है। और ये क्या है, 1 ग्राम फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, या 1 ग्राम फार्मूला ऑफ सोडियम, फार्मूला यूनिट होगा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब बस यहाँ पे क्या होगा, आप लिखेंगे 6.02 एक्सपोनेंट 10³ पार्टिकल नंबर तो सेम रहेंगे, बस यहाँ पे लिख दिया जाएगा फार्मूला यूनिट फॉर आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड के लिए फार्मूला यूनिट आएगा, किसी कोवेलेंट कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल आएगा, किसी एलिमेंट के लिए एटम्स आएगा, ठीक है। मैंने दोबारा से रिवाइज करवा दिया। अच्छा, अब ये देखिए 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, यहाँ पे आयन की बात की जा रही है, तो आपने क्या करना है, 16 + 1 कितना आया, 16 ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 1, तो कितना आया, 17 आया। तो आपने 17 ग्राम लिख देना है। 17 ग्राम हाइड्रोक्सिल आयन है ना, OH माइनस को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, तो आपने लिख देना है 17 ग्राम हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। 1 ग्राम आयन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, इसमें तो कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट बात नहीं है, ठीक है। ये हो गई, ये सारी एग्जाम्पल आपने देख ली। अब आपको मोल समझ आ गया, कुछ पूछना है तो पूछ लो। मैंने आपसे कहा कि मोल बताता है हमें क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस बताता है, मैंने आपको यही कहा ना कि क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस हमें बताता है मोल, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा कि भाई उस क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस बेसिकली वो हमें बताता है नंबर ऑफ पार्टिकल। क्या बताता है, नंबर ऑफ पार्टिकल, जो कि कितने हैं, 6.02 एक्सपोनेंट 23, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट दिया होगा तो उसके लिए एटम्स होंगे, अगर कोई कोवेलेंट कंपाउंड दिया होगा तो उसके लिए मॉलिक्यूल होगा, कोई आयनिक कंपाउंड दिया तो उसके लिए फार्मूला यूनिट होगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया। अब आप डेफिनेशन पर आ जाए। अब आप देखें कि ये डेफिनेशन में कोई रट्टा लगाने की बात है। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड मोल। अब बताएं, याद हो गई डेफिनेशन आपको, सही से बताएं मुझे, हो गई ना आपको याद, अब कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत पड़ी नहीं। अब आपको समझ आ गया कि हाँ, अब हमें समझ आ गया ये नंबर ऑफ पार्टिकल को क्यों मोल के साथ इक्वल किया जाता था, कि भाई 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल। ये क्यों हमारे कोचिंग में कहा जाता था, क्योंकि बेसिकली इसके पीछे जो हमें जिस तरह से एग्जाम्पल से मैम दीना ने समझाया, ये कहानी थी। क्योंकि ये जो क्वांटिटी 1 मोल बेसिकली क्या होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताती है। उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स होते हैं, जो कि क्या कंटेनिंग मतलब कंटेन कितने पार्टिकल्स पे वो सब्सटेंस मुश्तमिल होता है, इतने पार्टिकल्स पे, जो कि एक बहुत बड़ी क्वान्टिटी है। एक्सपोनेंट 23 सोचिए, फिर उसमें 6 को भी मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और इतनी बड़ी क्वान्टिटी। अब ये एलिमेंट के लिए जब होगा तो हम लिखेंगे कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स, ठीक है। अगर कोवेलेंट कंपाउंड होगा तो उसके लिए मॉलिक्यूल लिखेंगे, ये दूसरी डेफिनेशन भी साथ में बता रही हूँ। अगर आयोनिक कंपाउंड होगा तो उसके लिए हम फार्मूला यूनिट लिखेंगे, ठीक है, कि 1 मोल अगर कोई मॉलिक्यूल दिया होगा, जैसे हमने पीछे H2O देखा, तो फिर यहाँ पे हम मॉलिक्यूल लिखेंगे। कोई कार्बन दिया होगा तो हम लिखेंगे क्या, एटम्स। अगर कोई सोडियम क्लोराइड दिया होगा आयोनिक कंपाउंड, तो हम फार्मूला यूनिट लिखेंगे, बाकी वैल्यू सेम होगी। आई होप कि आप लोग समझ गए, ठीक है। ये हमने मोल बहुत डिटेल में देख लिया। अब आगे जो है हम मोलर मास देखते हैं, ठीक है। आई होप अगर आपको मोल समझ नहीं आया ना, तो आगे फिर